एवरीवन, आज की कहानी है पछतावा। जानकी जी अपने ही घर के बाहरी हिस्से के एक छोटे से कमरे के बाहर बैठी हुई थी। उनकी बूढ़ी आंखें सामने दिखाई दे रहे रास्ते पर टिकी हुई थी। पड़ोसी के घर में रेडियो पर गाना बज रहा था। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। तभी वहां से आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था, अरे यह तो अपना पवन है, यह तो रेडियो स्टेशन पर गाना गाने लगा है। नाम सुनते ही जानकी जी चौंक गई। वह उठकर उस ओर चल पड़ी जहां से गाने की आवाज आ रही थी। अब उसकी बूढ़ी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। उसको देखते ही पड़ोस के लड़के ने कहा, जानकी काकी, तुम्हारा सौतेला बेटा रेडियो स्टेशन पर गाना गाता है। वह बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अभी वह रेडियो पर बोल रहा था कि जब उससे पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ पहुँचने के पीछे किसका हाथ है, तो उसने तुम्हारा नाम लिया। उसने उनसे बताया कि मैं यहाँ अपनी जानकी माँ के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ। एक तुम थी जिसने धोखे से उसका सब कुछ छीन लिया और अपने सगे बेटे को दे दिया। तुम्हारा सगा बेटा सब कुछ बेचकर तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर विदेश चला गया। अभी तुम्हारी सुध भी नहीं लेता। एक पवन है जिसने तुम्हारे धोखेधड़ी को भुलाकर तुम्हें अपनी तरक्की का कारण बताया। पड़ोस के लड़के ने कहा तो जानकी की आंखें शर्म से झुक गई और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई और जानकी जी बैठे वही बैठ गई। बैठकर अपने बेटे पवन का गाना सुनकर याद कर गंगा जमुना बहा रही थी। वह बीती बातें याद करने लगी। जानकी जी की शादी जिससे हुई थी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उनका 2 बेटी और 1 बेटा था। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी जानकी जी से की थी। अब जानकी जी शादी करके उस घर में आई तो उनके सौतेले बच्चे उनके पास आकर बोले, माँ आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी हम सबसे प्यार करेंगी ना। बच्चों की बात सुनकर जानकी जी दिखावे के लिए कह दिया कि हाँ वह उसे प्यार करेगी, पर वह उन बच्चों को पसंद नहीं करती थी। अपने पति के सामने दिखावे के लिए उनसे प्यार करती, पर यह बात उनके पति को समझ में आ गई थी। इसी बीच जानकी जी ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब तो जानकी जी खुलकर बच्चों पर अत्याचार करने लगी। बात बात पर उनको डांटती और हाथ भी उठाती। पति आकर कुछ कहते तो पति से कहती, अगर आपने मुझे कुछ कहा तो मैं आपको और इन बच्चों को छोड़ के अपने बेटे के साथ मायके चली जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि आप हमेशा मुझे मारते पीटते हो। जानकी जी का अत्याचार सहते हुए तीनों बच्चे बड़े हुए। बेटियों की शादी की उम्र हो गई। तब जानकी जी के पति ने अपनी बेटियों के शादी के लिए अच्छे अच्छे घरों में रिश्ता देखना शुरू किया। तो जानकी जी ने कहा, कोई जरूरत नहीं है इनकी शादी में इतना खर्चा करने की, किसी भी गरीब घर में इनकी शादी करा दीजिए। पर जानकी जी के पति शिव शंकर जी ने उनकी एक ना सुनी और अपनी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी करने वाले रईस लड़कों से कर दी। शिव शंकर जी जानकी जी की बातें नहीं माने थे, इसलिए वो उनसे बहुत गुस्सा थी और अपना सारा गुस्सा वो बेचारे पवन पर निकालती। उससे घर का सारा काम करवाती, ढंग से खाना भी नहीं देती और उसके ऊपर हमेशा चिल्लाती चीखती रहती। ये सब देखते हुए शिव शंकर जी ने एक फैसला किया। वो अपनी जायदाद का आधा हिस्सा पवन के नाम कर दिए। पवन को गाना गाने का बहुत शौक था। वह रेडियो पर गाना सुनता रहता और कहता है, एक दिन मैं भी रेडियो पर गाना गाऊंगा। एक दिन पवन अपने पिता से अपने मन की बात कर रहा था कि पिताजी, मैं रेडियो पर गाना गाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त के पिता की जान पहचान है, वो मुझे गाना गाने का अवसर दिला सकते हैं। तो ठीक है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तो उनसे कहकर अपना काम करवा ले। पवन के पिताजी मुस्कुराते हुए कहे, लेकिन पिताजी एक समस्या है, इसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। यहाँ के आकाशवाणी में कुछ नहीं हो सकता और दिल्ली जाने के लिए पैसे चाहिए।
वहाँ कुछ दिन रहना होगा, तब काम बनेगा। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं दिल्ली चला जाऊं। पवन ने खुश होकर कहा। कितने पैसों की जरूरत है? शिवशंकर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। पिताजी, दिल्ली बहुत महंगा शहर है और जब तक काम नहीं होगा मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसलिए कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, लगभग 60-70 हजार। पवन ने संकोच करते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ इसकी जानकारी तुम्हारी माँ को नहीं होनी चाहिए, पवन के पिता ने धीरे से कहा। पवन कुछ कहता उससे पहले जानकी जी ने कमरे में आते हुए चिल्लाकर धमकी देते हुए कहा, मैंने सब सुन लिया है। अगर आपने इसे पैसे दिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, शिवशंकर जी ने भी गुस्से में जवाब दिया। अपने पति की बात सुनकर जानकी जी ने आओ देखा न ताओ, उसने अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वो इतनी जोर जोर से दीवार पर सर मार रही थी कि उसके सर से खून निकलने लगा और साथ में वो चिल्लाती भी जा रही थी। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए। अपने पड़ोसियों को देखकर जानकी जी ने नाटक करना शुरू कर दिया। वह रोते हुए कहने लगी, आप लोग भी देखिए, मेरे सौतेले बेटे ने मेरा क्या हाल किया है। यह लड़का पैसे चुरा रहा था, मैंने देख लिया और इसे डांटने लगी तो ये मुझे जोर से धक्का दे दिया और कहा, यह मेरे बाप का पैसा है, तू कौन होती है रोकने वाली। अपनी माँ की बात सुनकर पवन और उसके पिता घबरा गए। आस पड़ोस के लोगों को जानकी जी की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके सर पे जो चोट लगी थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उनका सर दीवार से टकरा दिया है। कोई खुद तो अपना सर दीवार पर मारेगा नहीं, पर यह कोई नहीं जानता था कि जानकी जी नाटक कर रही हैं। जानकी जी ने पुलिस बुलाने की बात की तो उसके पति ने कहा कि वह पुलिस को ना बुलाए, वह वही करेगा जो वो कहेगी। अब शिवशंकर जी जानकी जी की धमकियों के कारण अपने बेटे को एक पैसा भी नहीं दे पाए। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन वो करते भी क्या। शिवशंकर जी मन में ये अफसोस लिए कि वो अपने बेटे पवन के लिए कुछ नहीं कर सके, इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब तो पवन बिल्कुल अकेला हो गया था और आए दिन वह अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को बर्दाश्त करके उसी घर में पड़ा रहता था। पर वह अपनी सौतेली माँ का बहुत सम्मान करता। वह सोचता किसी न किसी दिन माँ उसे अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच एक दिन जब जानकी जी को पता चला कि उसके पति ने अपनी आधी जायदाद पवन के नाम कर दी है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। फिर उसने एक चाल चली और पवन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। उधर पवन को लगने लगा कि उसकी माँ बदल गई है। वो जानकी जी की हर बात आंख बंद करके मानने लगा। इसी का फायदा वह उठाने लगी। अपने सौतेली माँ की चाल को पवन समझ नहीं सका। वह तो बचपन से ही माँ के प्यार के लिए तरसता था, इसलिए वह जानकी जी की ममता को सच मान बैठा। जब जानकी जी ने पवन को अपने गले से लगाया तो महेश अपनी माँ से चिढ़ गया और उससे गुस्से में अपनी माँ की ओर देखा। तभी जानकी जी ने उसे कुछ इशारा किया, जिसे महेश समझ गया और वह भी अपने भाई पवन से माफी मांगने लगा। अपने माँ और भाई का प्यार पाकर पवन खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद जानकी जी पवन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। पवन भी सब कुछ भूलकर उसी घर में सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। के दिनों में जानकी जी ने पवन के मन में अपने लिए विश्वास पैदा कर लिया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। अब तक पवन जानकी जी की बात पर अंधविश्वास करने लगा था। इसी का लाभ उठाकर एक दिन जानकी जी ने पवन से जमीन की कागजात पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिया। उस दिन जानकी जी अपने इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी और पवन को किसी काम के लिए शहर जाना था। तब जानकी जी ने पवन से कहा, बेटा आज मेरी आंखों का ऑपरेशन है और तुम शहर जा रहे हो। मेरे ऑपरेशन के समय डॉक्टर फॉर्म पर तुम्हारा हस्ताक्षर मांगेंगे। तुम मेरे साथ होगे
नहीं, फिर मेरा ऑपरेशन कैसे होगा? माँ, महेश हस्ताक्षर कर देगा, मेरा जाना जरूरी है, वकील साहब ने मुझे बुलाया है। पवन ने कहा, मेरे ऑपरेशन के फॉर्म पर महेश नहीं तू हस्ताक्षर करेगा। अगर तेरा जाना जरूरी ना हो तो आज रुक जाओ। जानकी जी ने दुखी होने के नाटक करते हुए कहा, मेरा जाना जरूरी है माँ, तभी जा रहा हूँ। पवन ने परेशानी भरे स्वर में कहा, माँ, अगर भैया का जाना जरूरी है तो मैं अस्पताल से पेपर ले आता हूँ, भैया से उन कागज पर हस्ताक्षर ले लो। तभी पवन ने कहा, माँ, मैं कागज पर हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ, आप वही कागज वहाँ जमा करवा लेना, उस पर जो लिखना होगा मेरी तरफ से महेश लिख देगा। इतना कहकर पवन ने बिना देखे ही जायदाद के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिया। जानकी जी और महेश यही चाहते थे। आज उनकी चाल कामयाब हो गई थी। दूसरे दिन जब पवन शहर से लौटकर आया तो घर का माहौल बदला हुआ था। उसके घर में घुसते ही जानकी जी और महेश ने अपना असली रूप दिखाया और पवन को अपमानित करते हुए घर से निकल जाने के लिए कहा। माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आपको क्या हो गया है? यह घर मेरा भी है और आप मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हैं। यह घर तुम्हारा था, अब नहीं है। तुमने अपने हिस्से की जायदाद हमारे नाम कर दी है, इसलिए इस घर और दौलत पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम घर छोड़कर नहीं गए तो मैं तुम पर कोई घिनौना इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो यह घर छोड़कर चले जाओ। जानकी जी की बात सुनकर पवन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि अब जानकी जी से कुछ भी कहना सुनना बेकार है। उसने अपने कपड़े लिए और घर से जाने लगा। जाने से पहले उसने जानकी जी की ओर देखा और कहा, माँ, आज आपने माँ बेटी के रिश्ते को दौलत की तराजू में तोला है। एक दिन यही दौलत आपको छोड़कर चली जाएगी। इतना कहकर पवन घर से बाहर निकल गया। उसके बाद वह कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर पवन के हिस्से की दौलत पाकर महेश और जानकी जी बहुत खुश थे। अब महेश के सपने बहुत ऊंची उड़ान भरने लगे। उसने अपनी माँ से विदेश जाकर पढ़ाई करने की बात की। अपने बेटे के प्यार में अंधी जानकी जी ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। महेश को विदेश भेजने के लिए उसने अपनी कुछ जमीन बेच दी। महेश उन पैसों को लेकर लंदन चला गया। वह 3 साल वहां रहा और एक दिन जब वह वापस आया तो उसने भी धोखे से जानकी जी का हस्ताक्षर ले लिया और अपनी सारी जायदाद बेचकर माँ को उस रात एक कमरे में बंद करके दूध में नींद की गोलियां देकर मरने के लिए छोड़ हमेशा के लिए विदेश चला गया। 2 दिन बाद जब घर के नए मालिक आ गए और जानकी जी को उनके अपने ही घर से जाने को कहा, तब जाकर जानकी जी को सारी सच्चाई पता चली। तो जानकी जी को विश्वास नहीं हुआ कि उनके सगे बेटे ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इसका पता जानकी जी को तब चला जब उसके घर और जमीन पर कब्जा हो गया। उसने महेश को विदेश में फोन मिलाया तो वह नंबर बंद आया। अपने बेटे के विश्वासघात को देखकर जानकी जी जैसे पागल हो गई। वह गांव में सबसे कहती फिरती, मेरे महेश ने मुझे धोखा नहीं दिया है, वो तो विदेश पढ़ने गया है। एक दिन वह आएगा और मुझे भी विदेश लेकर जाएगा, उसने मुझसे कहा था। लेकिन सच क्या था यह गांव वालों और जानकी जी सभी को पता था। उसके बाद जानकी जी पागलों की तरह गांव में घूमती। गांव वालों ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन उनकी दशा देखकर लोगों को उन पर तरस आता और वे उन्हें खाने को कुछ दे देते। कुछ दिन बाद जब जानकी जी की हालत सुधरने लगी तो उसने सभी गांव वालों से माफी मांग ली। लोगों ने उन्हें माफ तो नहीं किया, लेकिन इंसानियत के नाते जिसने उनका घर खरीदा था, उन्होंने अपने घर के आगे बना छोटे से कोठरी जानकी जी को रहने के लिए दिया और कहा कि यहाँ रहने के बदले आपको हमारे घर का काम करना होगा। मजबूरी में जानकी जी को अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहना पड़ा। इस बीच जानकी जी को अपने द्वारा पवन पर किए गए अत्याचार याद आने लगे। वह हर दिन पश्चाताप के आंसू बहाती। आज वर्षों बाद उसे पवन की खबर मिली, जिसे सुनकर उसकी आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि एक बार पवन उसे मिल जाए।
तो वह उससे अपने गुनाहों की माफी मांग लेंगी। पर क्या पवन मुझे क्षमा करेगा? नहीं नहीं, पवन मुझ जैसी औरत को कभी क्षमा नहीं करेगा। जानकी जी यह सोच ही रही थी कि तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया। उसे देखकर जानकी जी उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, पर वह उसे पहचान नहीं पा रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, माँ। जानकी जी चौंक कर उस व्यक्ति को देखा। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, पर फिर वही आवाज फिर सुनाई दी, माँ। अरे यह आवाज तो पवन की है, उसने सोचा। उसके मुंह से अन्यास निकला, पवन बेटा तुम? हाँ माँ, मैं पवन, तुम्हारा बेटा। मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ अपने घर चलिए, मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। पवन ने जानकी जी के पास बैठकर कहा, पवन भैया, आप इन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे जिन्होंने आपके साथ धोखा किया। यह तो आपकी सगी नहीं सौतेली माँ है। पड़ोस वाले लड़के रवि ने आश्चर्य से कहा, रवि, माँ सिर्फ माँ होती है, सगी या सौतेली नहीं। पवन की बात सुनकर जानकी जी की बूढ़ी आंखों में उसके लिए ममता का सागर उमड़ पड़ा और आज पहली बार उसने सच्चे मन से पवन को बेटा कहकर अपने सीने से लगा लिया। उसी समय रेडियो पर गाना बजने लगा, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। पवन अब बहुत बड़ा गायक बन गया था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। वह इस घर से खाली हाथ गया था और आज कितना अमीर बन गया था। और दूसरी तरफ जानकी जी, जिसे पवन का सब कुछ छीन लिया था, आज एक एक पैसे के लिए मोहताज थी। जानकी जी पवन से अपने कर्मों के लिए माफी मांगने लगी। पवन ने जानकी जी से कहा, माँ, आप मुझसे माफी ना मांगे, आप मेरी माँ है। माँ का हाथ आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। पवन की बात सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रो पड़ी। पवन अपनी सौतेली माँ को लेकर अपने घर आ गया। वहाँ उसकी पत्नी और दोनों बच्चों ने जानकी जी का स्वागत किया। अब जानकी जी पवन के घर में महारानी की तरह रहने लगी। जानकी जी बदल चुकी थी। वह पवन के सामने जाने में संकोच करती। उससे अपने किए कर्म याद आते, लेकिन पवन उन बातों को भूल गया था। अब जानकी जी के बुरे दिन खुशियों में बदल गए थे। जानकी जी ने अपनी गलती का पछतावा करने के लिए एक समाज सेवी संस्था ज्वाइन कर ली और दिन भर वो समाज के गरीब और असहाय लोगों के लिए काम करती। धीरे धीरे वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बच्चा बच्चा उन्हें जानकी माँ के नाम से पुकारने लगा। सरकार ने उनकी काम को देखकर उन्हें कई बार सम्मानित किया। जानकी जी की इतनी वैल्यू बढ़ गई थी कि क्या पुलिस वाले और क्या दूसरे अधिकारी सब उनके आगे अपना सर झुकाते थे। और यह सब उनके बेटे बहू की वजह से हुआ, जिन्होंने आगे बढ़कर जानकी जी का साथ दिया, उन्हें इस काम के लिए प्रेरित किया। और उधर महेश, जो अपनी माँ को धोखा देकर विदेश चला गया था, वहाँ उसने एक विदेशी औरत से शादी कर लिया, लेकिन वह औरत धोखेबाज निकली। उसने महेश की सारी दौलत हथिया ली और महेश को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ चली गई। इस गम में महेश शराब पीने लगा और कुछ दिनों बाद वो पैसे का मोहताज हो गया। तब उसके एक दोस्त ने मदद की और उसे भारत भेज दिया। यहाँ भारत आकर जब महेश को पवन की कामयाबी के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि वह जानकी जी के बारे में झूठ बोलकर पवन को शीशे में उतार लेगा और उससे पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जानकी जी पवन के पास ही रहती हैं। एक दिन शाम को जब पवन अपने परिवार के साथ बाहर गार्डन में बैठा चाय पी रहा था, तो गेट कीपर ने आकर बताया कि कोई महेश नाम का आदमी मिलने आया है। पवन ने महेश को अंदर बुलाया। महेश की हालत बहुत बुरी थी। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था। पवन के सामने आकर रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, भैया मुझे और माँ को माफ कर दो। माँ बहुत बीमार है, उन्हें कैंसर हो गया है। उनके इलाज के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, पर माँ ठीक नहीं हुई। अभी कुछ दिनों तक इलाज और चलेगा, उसमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको वापस कर दूंगा।
पवन महेश के झूठ को सुनकर हैरान रह गया। तभी वहां जानकी जी आ गई। महेश अपने सामने अपनी माँ को देखकर घबरा गया। जानकी जी ने गुस्से में महेश को देखा और फिर आगे बढ़कर महेश के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोली, तू इतना नीचे गिर गया कि अपने भाई से झूठ बोलकर पैसे मांग रहा है। मैं अभी जिंदा हूँ और स्वस्थ हूँ और तुम मुझे बीमार साबित कर पवन से पैसे मांग रहे हो। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तुमने मेरे साथ धोखा किया और सब कुछ चोरी से बेचकर मुझे भिखारी बनाकर विदेश चले गए और आज जब तुम अपना सब कुछ लुटा चुके हो तो पवन के पैसे पर नजर है तुम्हारी। पवन तुम्हें पैसे नहीं देगा। अगर वो देना भी चाहेगा तो मैं देने नहीं दूंगी। तू इस घर से निकल जा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरे कारण मुझे दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर काम करना पड़ा। भगवान तेरी जैसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। इतना कहकर जानकी जी ने गुस्से में महेश को घूर कर देखा। फिर वह पवन से बोली, पवन, अगर तू सच में मुझे अपनी माँ समझता है तो तू महेश को पैसे नहीं देगा और ना ही उसे माफ करेगा। यह मेरा आदेश है। इतना कहकर जानकी जी बिना महेश की ओर देखे अंदर चली गई, जैसे वो महेश को पहचानती ही नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर पवन ने महेश की ओर देखा और गंभीर लहजों में कहा, महेश, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए मेरी माँ ने मुझसे कहा है। आज के बाद मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी, जो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर पवन ने गेट कीपर से कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। आज के बाद अगर ये आदमी मेरे घर के आसपास भी दिखाई दे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना। इतना कहकर पवन घर के अंदर चला गया। महेश आश्चर्यचकित होकर पवन को जाते हुए देखता रहा और फिर थके कदमों से बंगले के बाहर चला आया और हार थक कर वही पवन के घर के बाहर बैठा था। तभी उसने जिसे अपना घर बेचा था उसके घर का नया मालिक पवन से मिलने आया और महेश को यहाँ देख हैरान हो गया। तभी उसने पूछा, अरे महेश जी, आप यहाँ? और उसकी हालत को जानने के बाद उसने उसे अपने घर में नौकर की नौकरी दी, उसी घर में जिस घर को वो अपने माँ से धोखे से छीनकर बेच दिया था, और उसी घर में माँ को मजबूरी में नौकरानी का काम करना पड़ा था। आज महेश भी अपने कर्मों की सजा भुगतने उसी घर में आ गया। घर के मालिक ने उसे रहने के लिए वही कोठरी दी जिसमें कभी उसकी माँ को मजबूरी में रहना पड़ा था। आज अपने ही घर में महेश नौकर बनकर रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।